मुझे एक दशक की जो राजनीति जयंत चौधरी की रही है, उसके दृष्टिकोण क्या उनका ये निर्णय कितना उचित है? और क्या उसकी संभावनाएँ भविष्य में जो खतरे दिखाई देते हैं राजनीतिक रूप से नुकसान होने की जयंत चौधरी को, उसमें आप कितना क्या असर देखते हैं? देखिए प्रशांत जी, जो पिछले 10 साल का संघर्ष है उसके बारे में तो जैन जी ने खुद ही कह दिया है कि विपक्ष की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और सत्ता पक्ष की बात को ही याद रखना चाहिए। तो ये तो उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया 10 साल का संघर्ष। मुझे ऐसा लगता है खुद ही उन्होंने वक्तव्य में अपने ये कहा है, अगर आपने गौर से सुना हो। जब उन्होंने खुद ही कह दिया है कि 10 साल के संघर्ष के कोई मायने नहीं है, उसको याद नहीं रखा जाना चाहिए, तो मुझे लगता है उस पे बात करने का कोई अर्थ ज़्यादा बचा नहीं। रही बात भविष्य की, तो सुरेंद्र भाई साहब ये कह रहे हैं कि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है और वो उन्हें ये उम्मीद है कि वर्तमान में शायद किसानों की कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी। तो मुझे जो लगता है, मैं खास तौर पर किसानों की कुछ समस्याओं पर बात करना चाहूंगा जो अभी हैं, और अगर जयंत चौधरी जी इन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं वहां जाने में, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ही कदम होगा। कुछ सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया होगा। अभी जो दिक्कतें हैं, एक बड़ी दिक्कत तो ये कि हमने इस पूरे देश ने 13 महीने का एक किसान आंदोलन झेला है, और 13 महीने तक जिस सरकार की आज तारीफ की जा रही है, जिसको ये बताया जा रहा है कि वो किसान हितैषी है और किसानों के मसीहा को जिसने भारत रत्न दिया है, उस सरकार ने 13 महीने तक किसानों की कोई बात नहीं सुनी, उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। उसका शीर्ष नेतृत्व बातचीत के लिए आगे भी नहीं बढ़ा। ठंड में, बरसात में, गर्मी में किसान वहां परेशान रहे। 700 किसानों की मौत का रिकॉर्ड किसान संगठनों ने दिया, उनके मोबाइल नंबर, उनके घर के पते दिए। आज तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने यह कोशिश नहीं की कि उनके घर जाएं, उनको कोई किसी तरह का रिलीफ दिया जाए। इस पर कोई बात नहीं हुई। जो एमएसपी की गारंटी वाली बात थी, पूरे देश में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी घूम रही है, भाषणों में वो लगातार कह रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो अच्छा ही होगा अगर जैन जी किसानों को एमएसपी की गारंटी दिला पाते हैं, उन 700 किसानों के परिजनों को कुछ आर्थिक मदद दिला पाते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा ही कदम होगा ये डिपेंड इस पर करेगा, चूंकि अभी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, और ये घोषणा भी नहीं हुई है कि किन शर्तों के आधार पर गठबंधन हुआ है। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं 2 मंत्री उनको प्रदेश में मिल जाएंगे, 1 मंत्री, 1 राज्यसभा की सीट उनको मिल जाएगी, 2 सांसद मिल जाएंगे। सवाल ये है कि किसानों को क्या मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि सुरेंद्र भाई साहब की पार्टी को कितने सांसद मिल जाएंगे, कितने मंत्री मिल जाएंगे। सवाल ये है कि जिन, या तो फिर हम ये मान ले कि साहब जो लड़ाई आप किसानों की लड़ रहे थे, किसानों के हक की बात कर रहे थे, अगर उसको डिलीट कर दें तो ये मान लिया जाए कि आप कोई नया समूह चुनेंगे, नए समुदाय चुनेंगे अपनी भविष्य की सियासत के लिए, और शायद आप किसानों की समस्याएं आपकी नजर में हल हो गई हैं, कुछ बचा नहीं है। और अगर बचा है तो फिर क्या ये जो मुद्दे हैं इनको आप हल कर पाएंगे? यूरिया के कट्टे का साइज घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। खुद जब गन्ने का भाव घोषित हुआ तो खुद इन्हीं की पार्टी के तमाम नेताओं ने ये ट्वीट किए, अपनी स्पीच में ये कहा कि ये भाव बहुत कम है और सरकार ने किसानों से धोखा किया है। 4 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाया 5 साल में 20 रुपए, और कुछ पैसे का हिसाब किताब लगाकर भी ये गणित सामने रख रहे थे। तो शायद कोई किसानों के लिए राहत पैकेज की डील हुई होगी इसमें, मुझे ऐसी उम्मीद है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है गन्ने के भाव का, उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा, इसकी कोई डील हो गई होगी शायद किसानों के खाते में वो पैसा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद शायद चला जाएगा, अगर डील के अकॉर्डिंग कुछ हुआ होगा। तो सुरेंद्र भाई साहब ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या ऐसी कोई डील हुई है, क्या एमएसपी की गारंटी की डील हुई है, क्या किसानों के भाव की कोई डील हुई है। तो ये सवाल बड़े हैं मुझे लगता है। एक चीज और है कि जैसे हम देखते हैं कि खाली आरएलडी का इश्यू नहीं है, हाल के दिनों में आप गौर से पूरे देश की सियासत और समाज दोनों को करीब से देखिए, कितना मोरल वैल्यूज हमारी सोसाइटी में गिर गई हैं, हर हिस्से में गिर गई हैं। मीडिया का हिस्सा हो, पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, सोसाइटी का हिस्सा हो, तमाम सारी चीजें जिनको एक समय हमारा समाज बुरा मानता था, आज उनको ग्लोरीफाई करता है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद का एक निबंध पढ़ रहा था, महाजनी सभ्यता। मुंशी प्रेमचंद उसमें लिखते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें
पूंजी सर्वोपरि है, उसी का महत्व है, इंसान का कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर 1 मिनट में 10 मरीजों को देख रहा है, उसके लिए वैल्यू पैसे की है। वकील के लिए क्लाइंट से इंपॉर्टेंट उसका पैसा है, उसकी फीस है। शिक्षक के लिए, जो शिक्षा कभी भारतीय संस्कृति में कहा जाता था कि दान की वस्तु है, मुफ्त में दी जाती है, लोगों को गुरुकुल संस्कृति थी, उससे हम यहां आकर के खड़े हो गए हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा बाजार है आज। ठीक इसी तरह से अगर नैतिक तौर पर परिवार के भीतर भी वैल्यू सिस्टम को हम देखें तो वो वीक पड़ा है, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ा है, और इसका रिफ्लेक्शन मीडिया में और हमारे देश की सियासत में दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, हमने जब नीतीश बिहार में बदलाव हुआ, बिहार का मैंडेट देखिए, शुरुआती 79 सीट्स आरजेडी के पास हैं, 78 बीजेपी के पास हैं और 45 नीतीश जी के पास हैं। नैतिक तौर पर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने का पहली बार में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन हमने देखा कि इस देश में ये होता रहा, ये सामान्य प्रैक्टिस है, ये एक्सेप्टेबल है। सबसे छोटा दल होने के बावजूद नीतीश जी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई और फिर वो आरजेडी के साथ चले गए, और जब आरजेडी के साथ गए तो उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी कहता है कि नीतीश बाबू, आपके लिए अब भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने इस पर बहुत ही शानदार टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि दरवाजे तो बंद किए थे भाजपा ने, लेकिन वो कुंडी लगाना भूल गए थे, तो अंदर आने का स्कोप बचा हुआ था। यहां पॉलिटिक्स में वैल्यू सिस्टम स्टैंड कर रहा है। जनता के मैंडेट के कोई मायने नहीं है। जनता ने आरजेडी को मैंडेट दिया, ये अलग बात है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला उनको, लेकिन सबसे बड़ा दल उनको बनाया। नीतीश जी अगर अच्छा काम कर रहे थे तो वो क्यों सबसे छोटा दल हो गए? 45 सीट पे ले पाए वो। और फिर हमने देखा कि विधानसभा के भीतर नीतीश जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। देखिए, एक फर्क पड़ता है पॉलिटिक्स में, आप गठबंधन में किसके साथ हैं। जैसे ये डिबेट शुरू होने से पहले मैं सुरेंद्र भाई साहब से कह रहा था कि आपका पटका नीले कलर का है, इस पे जय श्री राम लिखा होना चाहिए था गठबंधन के मुताबिक। अयोध्या में मंदिर बन गया, मथुरा की लड़ाई है, तो शायद सुरेंद्र भाई साहब और उनके नेता अयोध्या में मंच पे दिखाई देंगे। गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो होता ही है कोई ना कोई, तो आपको गठबंधन में रहते हुए पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई पे बात नहीं कर रहे थे। जब वो आरजेडी के साथ आए तो आरजेडी का दबाव था, और आरजेडी का ही ये काम था कि उन्होंने जातीय जनगणना कराई बिहार में, उसको इंप्लीमेंट किया। और जिस वक्त तेजस्वी बिहार में ये कह रहे थे कि मैं नौकरियां दूंगा, तब नीतीश बाबू कह रहे थे, सुशासन बाबू, कि ये लड़का कहां से नौकरी देगा, वाहियात बातें कर रहा है, बजट कहां से आएगा। वो वीडियोज हमने बाद में देखे जब ये चेंजेस हुआ, तो आप उनको देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में सारे कोर्ट अवेलेबल हैं। तो सवाल ये है कि अगर जैन जी इस ताकत में हैं, सुरेंद्र भाई साहब की पार्टी इस ताकत में है कि किसानों के हक में वो सारे डिसीजंस करवा सकते हैं, अपनी पिच पर बीजेपी को लेकर के जा सकते हैं। भाई कुछ भी हो सकता है सियासत में प्रशांत जी, बहुत संभव है कि मथुरा की लड़ाई बंद हो जाए और एमएसपी की गारंटी वाली गाड़ी घूमने लगे उसकी जगह। अगर इस तरह का, इस गठबंधन को करते वक्त इस तरह का समझौता हुआ हो सकता है कि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स की लाइन चेंज होने जा रही हो। तो अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये बहुत सुखद संकेत है इस देश के लिए, इस देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उस सेगमेंट के लिए जिनके लिए चौधरी साहब ने अपनी लड़ाई लड़ी। जिसके लिए देखिए, चौधरी साहब तो इस देश के किसानों मजदूरों के दिलों में हमेशा से भारत रत्न ही है। उनकी जो जगह है, मैंने चौधरी साहब को व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं देखा। जब मैं जर्नलिज्म में आया तो तब अजीत सिंह पॉलिटिक्स में थे, और जब मैं जवान हो रहा था, जब मेरी समझ बन रही थी, तब चौधरी साहब इस दुनिया से विदा होने की स्थिति में थे, बीमार थे। मैंने अपने बुजुर्गों से उनकी कहानी, उनके किस्से सुने भर हैं, लेकिन वो इतने इंस्पायरिंग हैं, इतने इमोशनल हैं। जब हमारे दादाजी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि मेरे दादाजी 100 साल से ऊपर के थे जब उनकी मृत्यु हुई,
और एक बार कांग्रेस ने एक ब्रजपाल सूप नाम के प्रत्याशी को छपरोली विधानसभा से मैदान में उतारा, और ब्रजपाल सूप नौजवान थे उस समय, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे चौधरी साहब के कैंडिडेट के खिलाफ। तो जब वो हमारे गांव में, हमारे घेर में आए, तो मेरे दादाजी उस समय पशुओं को चारा डाल रहे थे और मैं छोटा बच्चा था। करीब 30-40 लोग एकदम से आए, तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कम सुनने लगा था आखिरी वक्त में, तो मैंने उनको चिल्ला करके बताया, मैंने कहा बाबा जी कुछ लोग आए हैं। तो बोले बिठा, पानी पिला, मैं आ रहा हूं। तो मैं उनको पानी पिलाने लगा, इतने में वो आके बैठ गए, बातचीत होने लगी। तो ब्रजपाल सूप अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे उनका नाम याद है तब से आज तक। तो वो उन्होंने हमारे दादाजी से कहा कि मेरे बाबा, मेरे सिर पे हाथ रख दो, मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, मेरे सिर पे हाथ रख दो। तो मेरे बाबा जी ने कहा कि मैं झूठा आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं तेरे सिर पे हाथ नहीं रख सकता भाई, हम तो चौधरी को वोट देंगे। और उसने हमें जमीनों का मालिक बनाया है, हम जो कुछ हैं उसकी वजह से हैं। तो आप वैल्यू सिस्टम देखिए समाज का, कि एक लगभग 100 साल का बुजुर्ग, आज आप किसी से कहेंगे कि मेरे सिर पे हाथ रख दो, तो तुरंत रख देंगे शायद हमें जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन हाथ रख देंगे। तो वैल्यू सिस्टम सोसाइटी का कितना वीक हो गया। और दूसरा आप देखिए कि 100 साल का शख्स जो अंतिम पायदान पे है उम्र के, किसी भी वक्त जा सकता है, वो इतना स्ट्रोंग है, वो उन इमोशंस को, इतने उन वैल्यूज को इतना लेकर के चल रहा है अपने साथ, कि वो ये भुला नहीं पा रहा है कि चौधरी साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो शायद वो पढ़े लिखे भी नहीं, तो शायद उनको, अगर आज जिंदा होते तो शायद उनको पता भी नहीं होता कि भारत रत्न क्या है और उसके क्या मायने हैं। उनके लिए तो, उनके दिल में चौधरी साहब भारत रत्न ही थे और भगवान की तरह थे, वो भगवान की तरह उनको पूजते थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तब भी वो चंदे के लिए चुनाव से पहले पैसा बचा करके रखते थे कि चौधरी आएगा चुनाव के लिए तो हम उसको चंदा देंगे। चौधरी साहब चुनाव लड़ते थे तो एक वोट और एक नोट का नारा उनका होता था, घर घर से पैसे इकट्ठा होकर के जाते थे और उस चंदे के पैसे से चुनाव लड़ते थे। अब डील कहा जा रहा है, तो हमें नहीं पता कि डील में ये सब बातें शामिल हैं कि नहीं है, किस तरह की डील हुई है। नीतीश की और भाजपा की भी डील हुई। अब टर्मिनोलॉजी बदल गई है समाज की, जब गठबंधन होते हैं तो साझेदारी नहीं कहा जाता उसे, साझेदारी में इक्वल पार्टनरशिप का फील होता है। डील में फाइनेंशियल इश्यूज का भाव रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो ये तो सुरेंद्र भाई साहब बताएंगे कि डील क्या है, डील के मायने क्या हैं। लेकिन मुझे मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि हमारे समाज की जो लड़ाइयां हैं, जो गरीबों की लड़ाइयां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के टॉप लेवल पर हम इस समय हैं, हमारी इकोनॉमी, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं सरकार के मुताबिक, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश का कर्ज बढ़ता जा रहा है। अभी बजट पेश हुआ तो मैंने उस पर टिप्पणी की, सबने अपने अपने नजरिए से देखा उसको, सबने टिप्पणी की। मैं अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं हूं मैं, और मेरी ऐसी समझ भी नहीं है कि सरकार जो आंकड़े देती है बजट में मैं उनको समझ सकूं या एक्सप्लेन कर सकूं। मैं मोटे तौर पर एक चीज देखता हूं कि पिछले बजट से अगले बजट तक इस देश के आम लोगों की जिंदगी में क्या बदला, यही किसी भी बजट का पैमाना होता है मेरी नजर में। 58 मिनट में वित्त मंत्री ने भाषण दिया, मुझे लगता है अगर वो ये नहीं समझा पाई 58 मिनट में कि किसानों की जिंदगी कितनी बदली, बेरोजगारों की जो फौज बढ़ रही है लगातार वो क्यों बढ़ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एजुकेशन सेक्टर जो अभी एक असर की रिपोर्ट आई है, हमारे देश में बेसिक एजुकेशन का केवल 7% लोग हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं। इस लेवल पर, इस बौद्धिक स्तर पर देश खड़ा हुआ है। हम 150 अरब का देश हैं, 140 करोड़ का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और हमारे बेसिक एजुकेशन का, हायर एजुकेशन में 7% लोग जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, एकेडमिशियन हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि देश में साक्षरता दर कितनी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर 58 मिनट में ये बातें हम नहीं बता पा रहे हैं तो 58 मिनट बर्बाद करना भी बेकार। आप सीधे कहिए बजट प्रस्तुत है, बजट पेश है और बजट पास है। अगर देश के आम आदमी को कुछ समझाना ही नहीं है, हमारे कुछ समझ में ही नहीं आना है, तो आप 58 मिनट बहस करें, 58 घंटे करें, 58 दिन करें, अर्थहीन है।
आप सीधे कहिए बजट प्रस्तुत है, बजट पास है। जिनको समझाना है आपको, इस देश के कारपोरेट को, पूंजीपतियों को, उन्होंने तो आपको मसौदा तैयार करके ही दिया है। उनके साथ तो आप बजट पेश करने से पहले बैठ ही लेते हैं। अभी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न मिला। नरसिम्हा राव जी इस देश में नए आर्थिक सुधार लेकर के आए थे। क्या मतलब है आर्थिक सुधारों का? आर्थिक सुधार यानी इस देश के तमाम प्राकृतिक संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर को दे देना, पब्लिक सेक्टर को खत्म करते चले जाना। ये नरसिम्हा राव जी ने शुरू किए थे, मनमोहन सिंह जी ने आगे बढ़ाए, यूपीए 1 में आगे बढ़े, यूपीए 2 में और स्पीड अप हुए। तमाम विरोध के बावजूद, तमाम घपले घोटाले के आरोपों के बावजूद, सरकार बदलने के हालातों के बावजूद यूपीए 2 इस हैसियत में नहीं था कि आर्थिक सुधारों की रफ्तार को कम कर सके, प्राइवेटाइजेशन की रफ्तार को कम कर ले। बीजेपी ने आते ही उसको खुले तौर पे और स्पीड अप कर दिया। एक समय में बीजेपी कहती थी, स्वदेशी का नारा देती थी, और आज बीजेपी एक अमेरिका की कंपनी को मेरठ अपने देश में फैक्ट्री लगाने की अनुमति देती है। वो सारे लेबर लॉज का उल्लंघन करते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज का दुरुपयोग करते हैं, यहाँ के पोल्यूशन को प्रदूषित, यहाँ पोल्यूशन फैलाते हैं, यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके। और हमारी सरकार कहती है मेक इन इंडिया। ये स्वदेशी की परिभाषा हो गई है। तो सवाल ये है कि जहां हम खड़े हुए हैं वहां इकोनॉमिक पॉलिसीज के लेवल पर, उसके मोर्चे पर सियासी दलों में फर्क क्या है? राहुल गांधी अभी जरूर यात्रा कर रहे हैं, वो बार बार ये कहते भी हैं कि ये समस्याएं हैं, वो सब गिनाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को, कांग्रेस को भी स्पष्ट तौर पर अब ये बताना होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में डिफरेंस क्या है। तो ठीक इसी तरह से आरएलडी के नेताओं को भी ये बताना पड़ेगा कि आर्थिक, ये बताने का कोई मतलब नहीं है कि हमें 3 एमएलए मिल रहे हैं। आपको मिल जाए 30 एमपी, आपको मिल जाए 40 एमएलए, आपके 20 मंत्री बन जाएं। मैं एक आम नागरिक हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। उन किसानों की जिंदगी में इस सबसे क्या बदलाव होगा, ये बताने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत है। आप ये एक्सप्लेन कीजिए ना कि एमएसपी का क्या होगा। आप ये एक्सप्लेन कीजिए ना कि जो पहलवानों के साथ हो रहा था उसका क्या होगा। आप ये बताइए ना कि जिन 700 किसानों की मौत हो गई सड़क पर, उनके लिए आपने क्या डील की है। जो गांव बिक रहे हैं आज, जो गांवों में कैंसर फैल रहा है दिन पर दिन, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है, किसानों के बेटे बेरोजगार हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, 2 नौकरियों के लिए 50,000 की भीड़, 5 लाख की भीड़ लाइन में लग रही है, उसके लिए आपने क्या डील की है, ये बताने की जरूरत है।